So we were discussing breakdown voltage. तो सबसे पहले डिस्कस किया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज द थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नंबर आएगा कि उस नंबर पे वो चीज़ ब्रेक डाउन हो जाएगी. सिमिलरली हमने देखा था आयोनाइजेशन ऑफ एयर के बारे में कुछ बात करी थी क्लास लेक्चर में. એને બી કંઈક હોય છે 3 × 10⁵ સમથિંગ હોય છે न्यूटन पर कूलम. मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ वैक्यूम, उसको अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तो बीच में वैक्यूम मतलब एयर है. तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एयर भी ब्रेक डाउन हो जाती है. ब्रेक डाउन मतलब आयोनाइज हो जाती है कि वो भी एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाती है. समझ में आ रहा है? और उसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो हमें ये याद होना चाहिए. समझ में आ रहा है? मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हमको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड कांस्टेंट. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो 81 वाज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर. समझ में आ रहा है? वो मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मटेरियल कब तक सस्टेन कर पाएगा इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा हर एक मटेरियल के लिए, उसके लिए वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. फिर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर ऐसा कुछ देखा था कि दो प्लेट्स के बीच में अगर कोई मटेरियल भर दिया तो सिचुएशन क्या होगी, V इज डिफाइंड एज E.D. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो पोटेंशियल है उसको बोलते थे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज. दिस वाज योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस. तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ब्रेक डाउन वोल्टेज इट डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. मतलब ये कैपेसिटेंस का जो डिस्टेंस है कैपेसिटर का उस पर डिपेंड करता है. तो अब क्या करना है, जब भी इन रियलिटी कैपेसिटर बनता है तो मार्केट में आप जब कैपेसिटर लेवा जाइए तो यहाँ पर बे वैल्यू रखेली हो. कोई भी कैपेसिटर जब किसी सर्किट का आप निकाल के देखोगे तो ऐसा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर लिखा होगा 3 माइक्रोफेराडे एंड 10 वोल्ट्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइक्रोफेराड इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर एंड 10 वोल्ट इज द ब्रेकिंग वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज. कि 10 वोल्ट या उससे ऊपर का कोई कनेक्शन लगा दिया तो ये फट जाएगा, बिगड़ जाएगा. तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ एनी कैपेसिटर. वी नीड टू हैव 2 आंसर्स अबाउट एनी कैपेसिटर वी हैव, कि उसका क्या कैपेसिटेंस है और वो कहाँ तक चल पाएगा. व्हाट इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ दैट कैपेसिटर. तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैपेसिटर. अब करना क्या है, हमें सीखना है कि जब कैपेसिटर बनाने का ऑर्डर आता है तो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं. तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन सीखना है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज द कैपेसिटर या फिर कैलिब्रेट अ कैपेसिटर. सपोज ये फैन है, इसका ये कंट्रोल है फैन को 1 2 3 4. अब इसको अगर हम निकाल दें तो उसमें एक पूरा ऐसा नॉब है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5. पर अगर इसको निकाल दे तो ऐसा कुछ होता है. अगर वो हमें नहीं पता है तो हम सेट नहीं कर पाएंगे. तो कैलिब्रेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे हमने उसको रखा कि इससे नीचे ये बंद हो जाता है. अब ये 1 पे चल रहा है तो इस पर 1 लिखो, फिर 2 पे चल रहा है तो इस पर 2 लिखो. दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन, कि इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि रिड्यूस करो कॉस्ट को और रिड्यूस करो जो भी हमारे पास है. मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, किसी ने बोला कि भाई मुझे ऐसा कैपेसिटर चाहिए. सपोज हमारी कंपनी है, हमको ऑर्डर मिला 5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटेंस चाहिए और उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो चाहिए 3000 वोल्ट्स. तो ऐसा कोई कैपेसिटर हमें बनाना है. तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं ये सब करने के लिए. हमारे पास स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है. नाउ वी हैव टू ऑप्टिमाइज प्लेट्स मटेरियल सच दैट कि उसका जो आउटपुट निकले वो 5 माइक्रोफेराड निकले और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 3000 वोल्ट्स होना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो कभी 3000 वोल्ट्स. तो इससे ग्रेटर देन होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डिस्टेंस. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. पर क्या चीज़ें ऐसी है जो कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब जब मैंने कैपेसिटर खरीदा तो अंदर मटेरियल फिक्स है, जो मटेरियल एक बार डाल दिया और डाल दिया, उसका कोई ऑप्शन नहीं. तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा वो कांस्टेंट होगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
कि बाय द टाइम यू बाय अ कैपेसिटर, आपके पास एक वैल्यू होगी फिक्स कि भाई इसका इतना ही कैपेसिटेंस है, और इसके अंदर जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक फिक्स्ड अमाउंट ही होता है। तो वो दो चीज़ हमें पहले से पता है, कौन कौन सी चीज़, तो क्या भाई कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आर कॉन्स्टेंट इन एनी केस। एक बार कैपेसिटर ले लिया तो ये दो चीज़ ऑलवेज कांस्टेंट होगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो चेंज क्या हो सकता है, तो भाई C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ से हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो क्या भाई एरिया या फिर डी को चेंज कर सकते हैं, और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा के। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, तो के भी कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट होगा, और ये भी कांस्टेंट होगा। तो मुझे पता है मुझे कितने माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर चाहिए, तो भाई 5 × 10⁻⁶ का कैपेसिटर चाहिए, विच विल बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू AD। तो ये सब कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वही हम वेरी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। टू ऑप्टिमाइज द कैपेसिटर हम इसको वेरी कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन समझ में क्या आएगा कि भाई एरिया को हम एक लेवल से कम कर देंगे तो वो पहले से ही फूट जाएगा, बिकॉज एरिया कम करेंगे तो मटेरियल कम हो जाएगा, मटेरियल कम हो जाएगा तो कांस्टेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो एरिया की छेड़खानी हम नहीं कर सकते, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया फिक्स होगा जो रखना ही पड़ेगा। डिस्टेंस को क्यों वेरी नहीं कर सकते, बिकॉज डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। तो बेसिक आइडिया ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज। अगर मुझे खाली स्ट्रेंथ चाहिए उसके चक्कर में मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो जो काम के लिए मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ विच इज कैपेसिटेंस, तो वही नहीं बन पाएगा, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली क्या समझना है हमको कि टू ऑप्टिमाइज अ कैपेसिटेंस हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि एरिया ऑफ द प्लेट शुड बी कांस्टेंट, डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक मिनिमम एरिया। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो एरिया मिनिमम कैन बी ऑब्टेन्ड बाई 5 × 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डिस्टेंस मिनिमम। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कैपेसिटर। एक मिनिमम एरिया के लिए मतलब समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो चीज़ 10 वोल्ट कर सकती है वो 8 वोल्ट तो कर ही सकता, नंबर 12 वोल्ट तो कर ही सकता है, समझ में आ रहा है। 10 वोल्ट किसी चीज़ को अगर ऑन कर पा रहा है किसी लाइट को, तो 12 वोल्ट तो कर ही पाएगा। तो सिमिलरली हमें एक मिनिमम चीज़ें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन चाहिए जिसकी वजह से कैपेसिटर बन जाएगा और वो सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू देगा, समझ में आ रहा है। तो अगर इससे ज़्यादा एरिया और इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उसका तो 3000 वोल्ट से ज़्यादा ही ब्रेकिंग वोल्टेज होगा, लेकिन 3000 पे एग्जैक्ट मिले ऐसा ऑप्टिमाइजेशन हमने किया। मिनिमम एरिया एंड मिनिमम डिस्टेंस वी हैव ऑब्टेन्ड टू फाइंड द ऑप्टिमाइज्ड कैपेसिटर। तो हमें इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द ऑप्टिमाइजेशन एरिया, फाइंड द ऑप्टिमाइजेशन डिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, समझ में आ रहा है। ये बहुत रेयर केस में पूछते हैं, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर एक बार खाली आइडिया ले लो कि ये कैसे चलता है, कि हाउ टू ऑप्टिमाइज अ कैपेसिटर। किसी ने हमें स्पेसिफिकेशन दिया कि ऐसा स्पेसिफिकेशन हमारे पास है, ऐसा हमको कैपेसिटर बनाना है। क्यों? बिकॉज जब भी मार्केट में हम जाते हैं हमारे पास कैपेसिटर की दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्या उसका कैपेसिटेंस है, क्या उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। फिर क्या करना है तो कि भाई कौन सी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। तो जब मैंने कैपेसिटर खरीद लिया तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो कभी चेंज नहीं होगा, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका के भी कांस्टेंट होगा कि वो जिस कांस्टेंट से वो बना हुआ है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है। तो क्या बदल सकते हैं हम तो जिसकी वजह से ये चेंज हो सके, ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो सके। तो भाई या तो डिस्टेंस चेंज करो या तो एरिया चेंज करो, बिकॉज उस फॉर्मूला से हमें पता चला, ये समझ में आया कैसे किया वो। तो लॉजिकली हमें पता चला कि यहाँ से ए नीचे ले जाओ, बराबर से बराबर, हाँ, एप्सिलॉन नॉट के को नीचे ले जाओ, ए और डी बचेगा। फिर मिनिमम एरिया और मिनिमम डिस्टेंस वो कहाँ से आया, क्योंकि भाई एरिया के साथ अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट डी के साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे एक मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। ये कैसे मिला, इसको किसी नंबर से डिवाइड किया, इसको किसी नंबर से डिवाइड किया, फिर चेक किया कि सेम अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस और ब्रेकिंग वोल्टेज मेंटेन हो रहा है, उससे कुछ मल्टीप्लाई किया, हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ मेंटेन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारा कैपेसिटर ऑप्टिमाइज हो गया, जो ऑलवेज एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को, इस फॉर्मूला से आप हमेशा ये वाला कैपेसिटर बना पाओगे, समझ में आ रहा है। आपको वैल्यू दे दी कि आपको बनाना है 6 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर विच विल हैव ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट्स।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है 6 × 10⁻⁻⁶। उसके लिए एक डिस्टेंस दिया होगा तो एरिया मिल जाएगा, एरिया दिया होगा तो एक डिस्टेंस मिल जाएगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या करना है? तो हेडिंग लगाना है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कैपेसिटर। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें लिखना है ब्रेकडाउन वोल्टेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर which directly proportional breakdown voltage is the property of the capacitor itself. Is directly proportional on the materials dielectric strength मतलब ds and dimension both, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है प्लस उसका क्या डिस्टेंस है और क्या एरिया है, तो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर विच ऑफ द क्वांटिटीज आर कांस्टेंट इन फॉर द कैपेसिटर, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is constant, capacitance is constant and K is constant for any capacitor. પછી આ એક્ઝામ્પલ લખો કે if the requirement is 5 microfarad and breakdown voltage is 3000 volts, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे बनेगा C = A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। उसमें से K कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो उसको नीचे ले जाओ तो C अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A बाई डी बचेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। तो हमें क्या सीखना है कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, वो फिक्स है बिकॉज एक बार मटेरियल ले लिया तो वो फिक्स हो गई। अब क्या चेंज कर सकते हैं, तो डिस्टेंस से उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, या तो डिस्टेंस से या तो एरिया से। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कैपेसिटर थॉरली डिपेंड्स ऑन एरिया इन द डिस्टेंस मतलब डायमेंशन। तो हमने लिख लिया, तो उसका ये फाइनल फॉर्मूला बना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया मिनिमम इक्वल टू C बाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी मिनिमम। ये एक एग्जाम्पल लेके ट्राई किया। आयोनाइजेशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर इज 3 × 10⁵ अभी लिख दे। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है समझ में आ गया। लॉजिकली हमको मतलब भी उसका पता है, वो किस पे डिपेंड करता है वो भी हमको याद होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑलवेज फिक्स होती है। तो हमको अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का कैपेसिटर बनाने को बोला है तो हम क्या करेंगे, उसके डायमेंशन को चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? लॉजिकली सब कुछ समझ में आया क्या करना है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपेसिटर ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है या फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा, सिंपल। तो लॉजिकली इतना आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बस इतना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में से क्या पूछते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सब कुछ हमें तीनों चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए। उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो भी हमें समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन क्या था कि भाई इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा तो प्लेट इसके पास आएगी। यहाँ पे स्प्रिंग लगा सकते हैं, टेंशन वाले कोई स्ट्रिंग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमको समझ में आ गए जो 11 से डायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन है इसमें निकालना है हमको ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब
दुनिया में कोई भी कैपेसिटर हमने अगर खरीदा है मार्केट से तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी जो इम्पोर्टेंट होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट कि रियलिटी में ये ज़रूरी है तो क्वेश्चन में भी ये ज़रूरी होगा। तो क्वेश्चन इसके बनते हैं कि फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब कैपेसिटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करने के क्वेश्चंस नीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल हमको निकालना है कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज। बहुत सारी जगह पे पूरा नाम नहीं लिखा होगा, ऐसा ही लिखा होगा, तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए ds मतलब क्या है, bv मतलब क्या है। सिंपल। तो कैपेसिटर्स bv उसका कैलकुलेशन सीखना है। सिंपल। इन रियलिटी कैपेसिटर आर फॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशंस, सीरीज, पैरेलल, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो हर एक कैपेसिटर जब हम खरीदते हैं तो उसकी दो वैल्यू होती है, एक उसका कैपेसिटेंस, एक उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अब सिमिलरली क्या होगा, जैसे जब दो कैपेसिटर को अगर सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि एक कैपेसिटर ऐसा है, दूसरा ऐसा है। इसको मान लो 6 माइक्रोफेराड, इसको 3 माइक्रोफेराड। तो इन रियलिटी कोई भी कैपेसिटर तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी कि उसका कैपेसिटेंस क्या है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। तो 6 and 10, 3 and 40। अब सिचुएशन ऐसी है कि फाइंडिंग कंबाइंड बीवी, कैपेसिटेंस का कोई सिस्टम होगा उसका कंबाइंड बीवी फाइंड करना है। तो लॉजिकली हमें सीखना पड़ेगा, ऑप्शन में 10 भी होगा, 40 भी होगा, 30 होगा, 20 होगा। तो कंबाइंड बीवी निकालने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। इन एनी सीरीज कनेक्शन क्या कांस्टेंट होता है और एनी पैरेलल कनेक्शन क्या कांस्टेंट होता है, आपको पता है? सीरीज कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है? इफ आई एम कंसिडरिंग अ सीरीज कनेक्शन, कोई भी वस्तु में सीरीज मतलब रेजिस्टेंस की मांडी में कोई भी, ये सीरीज, ये पैरेलल, तो कोई भी सीरीज कनेक्शन के लिए क्या कांस्टेंट होता है और क्या वेरिएबल होता है? करंट कांस्टेंट, वोल्टेज वेरिएबल। क्यों? बिकॉज इसका अलग माइक्रोफेराडे का कैपेसिटेंस है, इसका अलग है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इसके अंदर चार्ज को इंसर्ट करने के लिए अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। मतलब लॉजिकली समझे तो अगर ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका भी अलग होगा। क्यों ऐसा होगा? अगर ये फैन है और ये लाइट है तो फैन को चालू करने के लिए करंट की वैल्यू अलग चाहिए, तो उसको अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसमें करंट को सप्लाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये अगर एसी है तो एसी को अलग करंट चाहिए, तो उसको अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज आपके सामने आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए करंट विल बी कॉन्स्टेंट ऑलवेज एंड पोटेंशियल विल बी वेरिएबल ऑलवेज। इसका उल्टा कर दो, इसमें पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल वही होगा जो इसका होगा, और करंट डिवाइड हो जाएगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द कांस्टेंट थिंग इन द पर्टिकुलर सीरीज कनेक्शन? तो कभी करंट कांस्टेंट मतलब चार्ज कांस्टेंट, तो इसके ऊपर अगर Q चार्ज आया तो इसके ऊपर -Q, इसके ऊपर Q आया तो इसके ऊपर -Q। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इन एनी सीरीज कनेक्शन चार्ज विल बी कांस्टेंट, तो इसके ऊपर जितना चार्ज आया वो कांस्टेंट, इसके ऊपर जो आया वो भी कांस्टेंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q मैक्स फॉर कैपेसिटर A? Q मैक्स अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो 60 माइक्रो कूलम वो इसका चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज, और इसका चार्ज क्या होगा? क्या बोलो ना, 120 माइक्रो कूलम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है जब? तो अगर ये किसी भी बैटरी से जब कनेक्ट हो जाएगा तो सिचुएशन क्या होगी? चार्ज आएगा और इसके अंदर मैक्सिमम चार्ज इतना हो सकता है, मतलब अगर इसमें 70 चार्ज हुआ तो ये ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिकली कि थोड़ा भी चार्ज अगर इसके अंदर बढ़ा 60 से तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो सीखना क्या है कि मिनिमम चार्ज, ये जो चार्ज आया ये इस पूरी सिस्टम का मिनिमम चार्ज है।
या मैक्सिमम चार्ज है, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी कंसिडर्ड 60 माइक्रोकूलम एंड नॉट 120, समझ में आ रहा है। बिकॉज ब्रेकडाउन वोल्टेज पूरे सिस्टम का है, तो चार्ज भी पूरे सिस्टम का होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर 60 से 70 हुआ तो ये ब्रेक कर जाएगा, अगर ये ब्रेक कर गया तो सिस्टम ब्रेक हो गया, समझ में आ रहा है। इंडिविजुअली एक एक का फाइंड करना नॉर्मल है, उसका वैल्यू दिया होगा, पर किसी कंबाइंड सिस्टम के लिए क्या होता है तो कि भाई सिस्टम का बीवी फाइंड करना होता है और सिस्टम के लिए बताना होता है कि कौन से चार्ज पे ये सिस्टम ब्रेक कर जाएगा। तो हम पहले ये फाइंड करेंगे जितने भी कैपेसिटर उसमें दिए हैं, सीरीज कनेक्शन हो तो क्यू मैक्स मिल जाएगा कि हर एक कैपेसिटर का क्यू मैक्स कितना, उसमें से सबसे लोएस्ट जिसका है दैट इज योर मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल फॉर दैट सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो क्यू मैक्स ऑफ द सिस्टम क्या हुआ 60, लॉजिकली समझ में आ रहा है क्यों 60, बिकॉज 60 से थोड़ा भी बड़ा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो हमको लॉजिकली पता है कि क्यू मैक्स ऑफ द सिस्टम इज दिस। अब फाइंड करना है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है तो भाई सबसे पहले आपके पास खाली इतना इंफॉर्मेशन होगा कि कनेक्शन सीरीज है कि पैरेलल है, वो आपको पता होगा। और क्या पता होगा तो कैपेसिटर की वैल्यू और ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू कि कंसिडर अ कैपेसिटर विथ 6 and 3 with respectively breakdown voltage of 10 and 40 connected in series। तो आप पहले ये बनाओगे, सीरीज सुनते ही, सीरीज को अंडरलाइन करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सीरीज कनेक्शन, तो करंट कांस्टेंट तो चार्ज कांस्टेंट, वोल्टेज विल बी वेरिएबल, समझ में आ रहा है। ये मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि ये थोड़ा लैकिंग था कि मेरे दिमाग में ये सब होता है पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको अभी मैं ये भी बताना चालू करूँगा कि कैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है, ये आपका 50% काम हो चुका है, समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम में सब कुछ रिटर्न फॉर्मेट में होगा, तो वो रीड करके यही इंटरप्रिटेशन कैसे निकालना है, यही इन्फरेंस क्यों निकाला, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो कभी सी और वी तो वो डेटा पता है पर उसको यूज़ करना हमको नहीं आता है। सीरीज कनेक्शन हमको उतना भी पता है पर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, बिकॉज डायरेक्टली एनसीईआरटी में ऐसा कोई नाम दिया नहीं है ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करो कि उसका सीरीज कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करो, ऐसा कोई थियरी दिया नहीं है, पर क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको क्या क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, उसका क्या मतलब निकलता है, तो अपने लैंग्वेज में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिख देना है। ये भी साइड पे किसी जगह पे लिख देना है कि दुनिया का कोई भी सीरीज कनेक्शन होगा उसमें करंट कांस्टेंट होगा, वोल्टेज वेरिएबल होगा, मतलब इसमें इंडक्टर लगा दो, कैपेसिटर लगा दो या रेजिस्टेंस लगा दो, बिकॉज ऑल द थ्री आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे जो भी होगा वो कंडक्टर होगा, और अगर कंडक्टर है तो तीनों के लिए सेम ही चीज़ होगी जो यहाँ पे हो रही है, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली हमको पता चल गया। लखवाना टाइम ऑफिस में हमें रहो, शांति रखो, બધું લખાવડા શાંતિ થયું, थोड़ा टाइम લઈએ છે હવે, થોડુંક भी नहीं पकाओ। तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा कि सी पता है, वी पता है, सी पता है, वी पता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों किया, बिकॉज मेरे को पता है। अब क्या किया, दोनों का क्यू मैक्स निकाला, मतलब मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल इन कैपेसिटर ए एंड कैपेसिटर बी। 1 2 નામ આપો, એ બી નામ આપો, જે ગમે। હવે શું કરવાનું, બંનેનો ક્યू मैक्स फाइंड करवाना। કેવી રીતે કર્યો, क्यू इज इक्वल टू सी वी इज द फॉर्मूला कि सी पता है, वी पता है, दोनों की वैल्यू खाली रखो, मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा। अब इसमें कई बार ये भी देते हैं कि इसको चार्ज करके रखा हुआ है 5 वोल्ट से, तो वो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समझ में आ रहा है। अपने को मैक्सिमम चार्ज चाहिए, तो मैक्सिमम चार्ज कब मिलेगा, जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी वाले वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, समझ में आ रहा है। भले ही बैटरी कम वोल्ट की लगाइए कि ज़्यादा वोल्ट की लगाइए, अगर बैटरी गलती से इसका जो बीवी आएगा उससे ज़्यादा होगा तो हम ऑप्शन में लिखा होगा कि मतलब डेटा તમને બધો આપ્યો છે પણ પૂછવાની સ્ટાઇલ ચેન્જ करना थी कि विल द सिस्टम विल ब्रेक और नॉट, ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए उसके ऊपर कमेंट करने के लिए भी सारा काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक काम आपको करा दिया, अब इसका जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो लॉजिकली आप जब क्वेश्चन लिखोगे तो उसके नीचे उसके टाइप्स लिख दो, अभी से उसी लेक्चर में लिख दो, भले 2 મિનિટ वेस्ट થાય, પણ ટાઈપમાં શું લખવાનું, क्वेश्चन એવો બને कि फाइंड द क्यू मैक्स, कि विच ऑपरेबल क्यू मैक्स फॉर द सिस्टम, होल सिस्टम। तो ऑप्शन में 120 भी हશે, 60 भी हશે, तो कन्फ्यूज થયા વગર 60 જ લખવાનું। એ કેમ 60 લખ્યું હમણાં ખબર પડી ગઈ, 2 દિવસ પછી તો નહીં ખબર પડે, એટલે હમણાં જ લખી દેવાનું કે થોડોક બી આના કરતાં વધશે તો એક વસ્તુ બ્રેક થશે, એક वस्तु ब्रेक થશે तो सिस्टम ब्रेक થઈ જશે, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर सिस्टम ओनली, कि हम सब कुछ सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक टाइप ये हुआ कि क्यू मैक्स पूछेंगे,
फिर पूछेंगे कि इसको अलग वोल्ट से चार्ज करा हुआ है लेकिन उसका बीवी कितना है, 10 है, तो मैक्सिमम चार्ज फाइंड करने के लिए वी विल फाइंड दिस 0 થી લઈને 9 સુધીની કોઈ બી વેલ્યુ આપેલી હોય કઈ કામની નહીં. मैक्सिमम चार्ज कब मिलेगा, जब वो मैक्सिमम ऑपरेबल वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा. समझ में आ रहा है. तो क्यू मैक्स फाइंड करने के लिए सी इंटू वी मैक्स या फिर वी बी वी ऐसा भी लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है. तो मैक्सिमम इसका 10 है इसलिए 60 ही आंसर आएगा. अंदर 5 वोल्ट आपी हो तो ये જોવાનું નહીં, ઇગ્નોર કરી દેવા. લોજિકલી આટલું આપણને ખબર છે. આખા સિસ્ટમનું કેટલું, તો 60 આ બી ખબર પડી ગઈ. હવે સિમ્પલ એક જ વસ્તુ કરવાની છે, ફાઇન્ડ ધ સિસ્ટમ્સ બીવી. कि क्यू मैक्स ऑफ सिस्टम फाइंड કર્યું તો હવે બીવી ઓફ સિસ્ટમ બી ફાઇન્ડ કરતા આવડવું જોઈએ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम Q इज इक्वल टू सी वी. हाँ, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस का क्या होता है. 6-3 क्या हो जाएगा, उन्हें सीधो आंसर बोला. इसका आंसर क्या होगा, 9 माइक्रोफैराड है. आ रहा है 6 + 3 9. ओके ओके, वाह. तो क्या आएगा 2 1/6 + 1/3. હવે મારી આદત છે આવું ડાયરેક્ટ કે મગજમાં ફોર્મ્યુલા હોય અહીંયા લખી દેવાનું આવી રીતે. તો આપણે શું કરવાનું, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી વી, क्यू मैक्स ऑफ सिस्टम इक्वल टू सी इंटू वी. ये जो वी है वो कौन है, ब्रेकिंग वोल्टेज. तो क्यू मैक्स ऑफ द सिस्टम क्या लेना है, 60. અહીંયા ભૂલ થશે તો आंसर नहीं आ रहा. ये क्या लेना है, सी इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट क्या है, 6 और 3 का बन जाएगा 2. तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आया, 30 वोल्ट. समझ में आ रहा है. तो ऑप्शन में आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज. एंड नाउ इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड टू 35 वोल्ट्स, तो सिस्टम विल ब्रेक और नॉट. तो हमको वो पता करने के लिए भी इसको तो निकालना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है. આ આખા સિસ્ટમનું આપણે ફાઇન્ડ કર્યું બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ. સિસ્ટમ કી બીવી આવું બોલાય આને કે ફાઇન્ડ ધ સિસ્ટમ્સ બીવી. કે આ આની પોતાની બીવી, આની બીવી, બધાની ભેગી થઈને આ બીવી આપણે. तो सिस्टम्स बीवी मतलब कि जिस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए सिस्टम चल पाएगा. मतलब सिस्टम को अगर 40 पे कनेक्ट किया, અહીંયા આ સિસ્ટમ્સ વોલ્ટેજ છે કે સિસ્ટમના વોલ્ટેજને 40 કરી દઈશ તો ફાટી જશે બધું બગડી જશે. ખબર પડી. तो लॉजिकली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ જ છે. પૂછવાના તરીકા કેટલા બધા વેરી થઈ શકે ખબર છે. એટલે એક વસ્તુ સોલ્વ કરવાની, એના પર શું શું બની શકે. तो चोरी करवी और चोरनी જેમ વિચારવું પડે એવું છે. इसमें क्या क्या ऑप्शन बन सकता है, कि उसमें क्या वेरिएशन हो सकता है. पूछे 25 वोल्ट्स पर आ वस्तु ब्रेक થશે કે નહીં થાય, 20 वोल्ट पर થશે કે નહીં થાય. तो 30 થી નીચે કશું બી હશે તો સિસ્ટમ ચાલશે નોર્મલી, કંઈ વાંધો નહીં આવે. સમજ પડી. तो लॉजिकली શું શું લખશો, कि फॉर द कैपेसिटर्स बीवी वो तो हमें पता होगा, पर द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द सिस्टम्स आर देयर, बिकॉज कैपेसिटर कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन. वो सिस्टम्स में होगा, सीरीज में, पैरेलल में, ऐसे सिस्टम्स में होगा अलग अलग. तो जब वो सिस्टम में है तो सिचुएशन क्या होती है, सीरीज में होगा. तो जब 2 कैपेसिटर सीरीज में दे दिए तो हमारे पास इतनी वैल्यू होगी जो हमने क्वेश्चन को पढ़ के उसको ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे. समझ में आ रहा है. तो वो बताया क्वेश्चन क्या होगा कि कैपेसिटर्स आर गिवन एज 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड, 6 and 3 माइक्रोफैराड रिस्पेक्टिवली. देयर बीवीज आर 10 volts and 40 volts. ऑन विच पर्टिकुलर मैक्सिमम वोल्टेज दिस सिस्टम विल नॉट ब्रेक. એવું લખ્યું નહીં હોય કે આખા સિસ્ટમની બીવી ફાઇન્ડ કરો. અમુક વાર લખ્યું બી હોય, અમુક વાર ના લખ્યું હોય, પણ આપણને સમજ પડે કે કયો ઓપરેટિંગ वोल्टेज છે જેના પર સિસ્ટમ ब्रेक नहीं થાય. तो सिस्टम ब्रेक कब होगी, तो दोनों में से कोई भी एक ब्रेक हो गया तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगी. तो ये कब ब्रेक होगा, तो जब इसका मैक्सिमम चार्ज पता होगा. तो दोनों का मैक्सिमम चार्ज निकाला, उन दोनों में से जो सबसे कम आया दैट इज द मैक्सिमम फॉर द सिस्टम ओनली. समझ में आ रहा है. तो दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड 60 माइक्रोकूलम फॉर द होल सिस्टम, कि पूरी सिस्टम के लिए 60 माइक्रोकूलम इज द मैक्सिमम चार्ज. सिंपल. फिर वही फॉर्मूला फिर से लगाया, Q फॉर होल सिस्टम, Q मैक्स फॉर होल सिस्टम इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज. तो वहाँ से जो वोल्टेज मिला दैट इज द ब्रेकिंग वोल्टेज ऑफ द होल सिस्टम. सिंपल. तो आटलू लखो, પછી क्वेश्चन टाइप्स लखाई दो. मतलब अब मेरे को लग रहा है कि अब जो दूसरा क्वेश्चन दूंगा वो हो जाएगा.
तो अभी तक मेरे को लग रहा है मैं टाइम नहीं दे रहा था प्रॉपरली इसके ऊपर। ट्रेन चलाना जरूर नहीं, जोड़ने कह दो। देखो कैपेसिटर 1 6 माइक्रोफेराड 12 वोल्ट्स, ये 12 वोल्ट्स क्या है, उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज। हाँ, इसका भी ये ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो फाइंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। कसूक फॉर्मूला मैंने लगाना, खाली जुड़ा कराने तने आंसर करवा बढ़िया से हैं। हाँ सुनो ना कर ये जो आने जो पहला आने जो પછી એને જો થોડું પ્રેમથી જોવાનું આમ પછી જોવાનું तो आंसर खबर। देखो इसमें क्या है, फॉर द पैरेलल कनेक्शन वी नो दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी कैपेसिटर की बीवियां हैं उसमें से सबसे छोटी बीवी जो है दैट विल बी द એવું યાદ રાખવાનો તરીકો જ છે પણ इन द पैरेलल सिस्टम लगे तो इन द पैरेलल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम की बीवी वो होगी जो बीवियों में सबसे छोटी होगी। पैरेलल सिस्टम की बीवी वो होगी जो सारी बीवियों में सबसे छोटी होगी। याद रखो माटे सेंटेन्स बहुत सरस है, मतलब कशु जोया वगर डायरेक्ट कही सको तमे। एग्जाम्पल 1 और 2 को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो व्हाट इज द मैक्सिमम सॉरी ब्रेकिंग वोल्टेज। કેમ આટલું બધું વિચારો છો? बराबर है, बराबर। मतलब अगर इसको और उसको अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका 30 वोल्ट उसका 50 वोल्ट, तो दोनों बीवियों में सबसे छोटी बीवी किसकी है 30, तो 30 विल बी योर आंसर। सिस्टम का बीवी क्या होगा 30। तो मतलब कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया, सीरीज पैरेलल कोई डाउट। पैरेलल कनेक्शन में जो આપણે લખ્યું તો વેડિંગ મારે નહીં, ખાલી બાજુમાં લખી દો कि पैरेलल कनेक्शन की बीवी वो होगी जो सिस्टम में सबसे छोटी होगी। और એટલે કોઈ ના લખ્યું હોય તો એવી કહી દઉં કે આવું લખવાનું છે। સુધર બ્રેક જોઈએ જે તો બહુ વાર છે। ये स्पेलिंग बराबर है। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है दो प्लेट्स के बीच में। मतलब इन रियलिटी तो हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक पहले से होता है, उसके आजू बाजू कंडक्टर की कोटिंग करता है जब इंडस्ट्रियल कैपेसिटर बनता है तब। और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइप ऐसी है कि
एग्जैक्टली उसी साइज का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा जिसका कांस्टेंट K होगा। अब इसको अंदर इंसर्ट करना है, पहले से नहीं है, उसको इंसर्ट करना है। तो उसको इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। कांस्टेंट चार्ज पे इंसर्ट करोगे तो व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, एनर्जी, फोर्स, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये सारी चीज़ों पे हमें कमेंट करना है कि वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। समझ में आ रहा है लॉजिकली? तो सिंपली क्वेश्चन इसमें से एज इट इज आते हैं, तो इसको डायरेक्टली ऐसे प्रॉपरली लिखना है। पहले हेडिंग लगाओ, ये डायग्राम बनाओ कि इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज वर्ड देखा है तो शू करवाऊँ। और ये जो इंसर्ट होगा वो एकदम स्लो इंसर्ट होगा, मतलब एकदम स्लोली। देयर विल बी नो वेलोसिटी एंड नो एक्सीलरेशन। प्रेम थी एकदम धीमे धीमे अंदर आओ सर। पर આપણે એવું માની લેવાનું કે નહીં વેલોસિટી હોય, તો કેમિસ્ટ્રીમાં કોઈ પ્રોસેસ હોય છે ને આવી એકદમ સ્લો કરવાની, કે એનું નામ હોય છે ક્વાસી સ્ટેટિક કેવું કંઈક હોય। નહીં આવડતું, મને નહીં આવડતું, મને ખાલી નામ ખબર છે કે એવું સ્લોલી પ્રોસેસનું નામ હોય ક્વાસી સ્ટેટિક પ્રોसेस। मतलब एकदम स्लोली उसको इंसर्ट कराना है। तो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि एट कांस्टेंट चार्ज, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q0 और इसके ऊपर जो होगा वो -Q0। तो सिमिलरली इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस होगा, और जैसे ही ये इसमें इंसर्ट होना चालू होगा तो इसके अंदर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इसके अंदर भी प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नाउ दिस माइनस चार्ज विल exert some force downwards and this positive charge will exert some force on this particular thing at downwards। तो एक FE इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगा। अब अगर फोर्स लगा है तो F = ma, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, एकदम स्लोली उसको इंसर्ट करना है। टू इंसर्ट द पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक वेरी स्लोली वी नीड टू अप्लाई वन मोर फोर्स। यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल, जो इससे थोड़ा सा कम होगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली जो डायग्राम है उसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई कंडीशन होगी, चार्ज पहले से कांस्टेंट है तो यहाँ पे चार्ज पहले से था ही। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना चालू किया तो क्या हुआ, एक फोर्स इंडक्शन हुआ सबसे पहले। तो ड्यू टू इंडक्शन देयर विल बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। अगर फोर्स है तो F = ma, मतलब कोई भी फोर्स की वजह से अगर मोशन हो रहा है तो देयर विल बी एक्सीलरेशन, पर एक्सीलरेशन नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है, एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगा देना है। तो लॉजिकली फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक विल बी इंसर्टेड इन एनी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस, तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास होगी। अब इस सिचुएशन के लिए क्या क्या चेंज हो सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, सिंपल। तो सबसे पहले चार्ज कांस्टेंट है तो फर्स्ट कमेंट विल बी ऑन द चार्ज। तो चार्ज कांस्टेंट है तो आफ्टर इंसर्ट एंड बिफोर इंसर्ट चार्ज विल बी कांस्टेंट। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन हमें ये याद रखना है हर एक चीज़ के लिए। तो Q को चेंज नहीं हो सकता है। अब C की बात करो, C चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? C का फॉर्मूला क्या होता है? A∈0/d। फाइनल, इनिशियल मतलब जब तुमने इंसर्ट स्टार्ट किया तब तो कुछ नहीं है, तो A∈0/d, अंदर एयर है तो K = 1। जैसे ये अंदर आ जाएगा पूरा यहाँ तक तो कंडीशन क्या बन जाएगी, A∈0K/d। समझ में आ रहा है? तो एट कांस्टेंट चार्ज व्हेन वी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक वेरी स्लोली द कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KC। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के बारे में कमेंट करना है कि क्या क्या चेंज होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस में लिखना है। नाउ कमेंट ऑन वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, Q/C।
ये पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा है, ध्यान से देखो, चार्ज है तो उसका यूज यहाँ पे आएगा, सी और चार्ज दोनों मिल गए तो इसका यूज यहाँ पे आएगा। इसके बाद वाला जो पर्टिकुलर चीज आएगा तो V इक्वल टू ई डी, तो इसके बाद वी विल कमेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो इसमें साथ साथ में चल सकते हैं, तो इसके बारे में कमेंट करो कि व्हाट इज V इनिशियल एंड V फाइनल। मतलब डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपको पता चला कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, मतलब इन द फाइनल कंडीशन कैपेसिटेंस हैज बीन इंक्रीज्ड, Q इज कॉन्स्टન્ટ। मतलब बहुत ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ છે આ, જેટલા બી ટોપિક્સ છે બધા તમને થિયરી ક્વેશ્ચન્સ માટે બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ફોર insertion of dielectric with constant 2 or 3 or 4 has been inserted at a constant charge in any capacitor. So what we can comment on electric field? Increase, decrease, constant, none of the above. આવા ક્વેશ્ચન બહુ જ વાર પૂછાય છે, એની માટે એકવાર આખી જનરલ થિયરી બનાવીને આપણે એકવાર ભણી લઈએ તો જીવનમાં જેટલા બી ક્વેશ્ચન આવશે આવડી જશે, કઈ જ ખબર ના પડી। डिक्रीज થશે बिकॉज दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो भी लॉजिकली ना समझ पड़े तो फॉर्मूला મૂકીને જોઈ લેવાનું, वी आई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फाइनल का फॉर्मूला क्या मिलेगा, किस फैक्टर से डिवाइड हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए, समझ पड़े। तो वोल्टेज विल बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ के। मतलब के खबर हो तो તમને નંબરથી भी आंसर મળે। मतलब जेई वाला માટે નંબર वाला क्वेश्चन पूछता હોય કે વેલ્યુ મૂકીને આન્સર લાવો, તમારા માટે મોસ્ટલી क्वेश्चन आवाज આવશે कई वस्तु इंक्रीज થઈ कई वस्तु डिक्रीज થઈ। तो वोल्टेज के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इट विल बी डिक्रीज्ड इन द आफ्टर कंडीशन। अमुक बार बिफोर आफ्टर पूछो तो मगज में कंफ्यूजन ना थવું જોઈએ। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करनी है ना, एनर्जी पहला करो, एनर्जी करो पहला। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक हाफ सी वी स्क्वायर, एक क्यू स्क्वायर बाई 2c। यहाँ पे हमारे पास Q और C की इंफॉर्मेशन पहले है तो एनर्जी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अभी C और V भी मिल चुका है तो भी कमेंट कर सकते हैं, और दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2c। सिमिलर नोट्स इसके लिए ऐसी ही बनेगी, इनिशियल एंड फाइनल। तो लॉजिकली हमको समझ में आया गया क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड हियर द फॉर्मूला विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2kc। तो बाय द फैक्टर ऑफ k एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। अब एनर्जी डिक्रीज क्यों हुई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। एनर्जी किसने कंज्यूम करी, जैसे बाय द टाइम वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर, फॉर्मूला था बैटरी उसको चार्ज कर रही थी तो बैटरी उसको CV स्क्वायर से चार्ज कर रही थी, बट आफ्टर द चार्जिंग कंडीशन उसके अंदर बचता था हाफ CV स्क्वायर। तो बाकी का हाफ CV स्क्वायर कौन खा गया, तो कि भाई हीट, ऐसे हमको पता था। सिमिलरली इधर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c और फाइनली क्यू स्क्वायर बाई 2kc। तो बाकी का जो एनर्जी था वो कौन खा गया, तो वो हमें लिखना पड़ेगा कि एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स। देखो फोर्स वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। इधर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो जो एनर्जी कंज्यूम की वो किसने की, एक्सटर्नल एजेंट ने। समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली आपको एक सेंटेंस लिखना है इसके बाद कि एनर्जी इज कंज्यूम्ड हियर बाय एक्सटर्नल एजेंट work done is consumed here by external agent because work done is negative against the displacement. Against the displacement.
अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम वर्क इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई करोगे तो आंसर क्या आएगा, Q²/2 kc माइनस Q²/2 c करोगे तो Q²/2 c बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/k-1। तो फॉर्मूला થઈ ગયું वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन वी आर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक एट कॉन्स्टન્ટ चार्ज। तो आमांथी k खबर होय तो वर्क डन मળી જાય, q અને c भी આપણને ખબર હશે, बिकॉज q कॉन्स्टન્ટ હશે तो c મળી જશે, k भी આપેલો હશે। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये कैसा आएगा, माइनस में आएगा बिकॉज ऑपोजिट द डिस्प्लेसमेंट। नाउ सिक्स्थ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड નું ફોર્મ્યુલા શું થાય નેન્સી? આવું કરાયું હતું, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे फोर्स इज क्यू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड નું ફોર્મ્યુલા શું હતું? આવું કંઈક હતું? तने फोर्स નું પૂછેલું હતું એટલે મેં તને આવડશે। देखो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज આવું હતું ને, सपोज आना पर क्यू चार्ज है, आना पर क्यू नॉट, बनने पर क्यू है, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे कोई फोर्स लगता है तो दैट इज डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू कौन सा, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसकी फील्ड से लग रहा है, दैट इज क्यू नॉट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ बराबर है। आ 2 एप्सिलॉन नॉट कहती है, खबर पड़ी ने, असल में आવું હતું सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, भाई सिग्मा ने कैन हटाओ तो आवे क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली आंसर आता था Q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, इतना। तो डायरेक्टली आपको Q पता है विच इज कांस्टेंट, A पता है विच इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड નું શું થયું એ કહો। Q बाई A एप्सिलॉन नॉट जो અહીંયા થયું, कांस्टेंट नहीं થાય। જે તને ગમે આન્સર આવવો જોઈએ। हाँ बिकॉज અહીંયા तो कांस्टेंट नहीं, K नहीं है, इसमें कांस्टेंट है तो Q नॉट अपॉन 2a k एप्सिलॉन नॉट। तो बाय द फैक्टर ऑफ K आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली इंसर्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। केम डिक्रीज થાય એવું લોજિકલી આપણને ખબર જ છે। જો યાદ કરશું હતું, पहली बार આપણે જ્યારે ભણ્યા કે डाइलेक्ट्रिक अंदर નાખવું પડે, तो हमने ऐसे समझा कि जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आ जाएगा तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं खबर पड़ती, ऐसा जब होगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ इंड्यूस होगा तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नेट डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली जो समझा है वो सही है। તું જશે વાત બરાબર છે તારી, પણ હવે તને નંબર પૂછી લીધો કે કયા ફેક્ટરથી ડિક્રીઝ થયું એવું, તો આ ફોર્મ્યુલાથી આપણે આન્સર લાવી શકીએ। બંને પર્સપેક્ટિવથી કરાવું છું કે નીટમાં તમને ખાલી એવું જાણવામાં છે કે ડિક્રીઝ થયું કે નહીં, પણ જો ક્વેશ્ચન ભૂલથી પૂછી લીધો તો કેલ્ક્યુલેશન બી એકદમ ઇઝી છે કે નંબર મૂકો આન્સર લાવો। એટલે ફોર્મ્યુલા બી આપણને ખબર હોવી જોઈએ કયું ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યું અને કેમ આ જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યું, बिकॉज F इज इक्वल टू क्यू। मतलब एवरी लेक्चर इज कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो ये समझ में ही नहीं आएगा कैसे हुआ। ना બધું વેર વિખેર છે અને એક પ્રોપર એક સિક્વન્સમાં લાવવું પડે આ રીતે। જવા દો।
तो सबको समझ में आया कैसे आया ये फॉर्मूला? ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा था, कल समझाया था, बिकॉज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द फील्ड एट द सेंटर, બંનેની ભેગી થઈને. પણ જ્યારે એક પર ફોર્સ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ બીજાના લીધે તો આની ફીલ્ડ તો નહીં ગણવાની, એટલે આનાથી આના પર તો સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલॉन नॉट ही होता है. આવું જબરજસ્તી આવડતું હોય ને તો બી જ્યારે ભણાવે હોય ને ત્યારે રીતે બોલી જવાનું કે આવું હતું, કે આપણને આવડે છે તો બી એકવાર જબરજસ્તી બોલ દેવાનું કે આવું આવું થયું હતું. હવે ફોર્સ ફાઇન્ડ કરો, ફોર્સ બિટવીન ધ પ્લેટ્સ. ફોર્મ્યુલા તો ખબર જ છે, અહીંયા હમણાં બતાવ્યું કે અહીંયા પ્લસ ચાર્જ એવું નથી એટલે તો કરાવું છું, એટલે તો આખું ડેરિવેશન કરાવું. સાચું છે પણ નથી એવું છે, હમણાં કરે તો खबर पड़ती. जो पहले जब इसकी वजह से इस पर फोर्स लगता था तो इनिशियल फोर्स तो एकदम नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. बट आफ्टर इसके अंदर जब कुछ आ जाएगा विथ के कांस्टेंट तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा. अब चार्जेस आर चेंज्ड, चार्जेस ज़्यादा हो चुके हैं. अभी ध्यान से समझो, तो ये क्यू नॉट, ये माइनस क्यू नॉट, इधर क्यू इंड्यूस्ड, इधर माइनस क्यू इंड्यूस्ड. હવે આના પર જે ફોર્સ લાગશે 3 ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડના લીધે લાગશે, ખબર પડે શું કહેવાનું? पहले इसकी वजह से इस पे फोर्स लगता था, नॉर्मल था F इजिकल टू क्यू ई, जो अभी अभी यहाँ पर डिराइव किया वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. पर जब डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर आ चुका होगा तो इंडक्शन हो जाएगा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के अंदर. तो जब ये इंडक्शन हो चुका है तो अब इसके ऊपर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये चार्जेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और ये भी लगाएंगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला था F इजिकल टू क्यू नॉट ई, और क्यू नॉट ई में हम लिखते थे क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट. समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? सिमिलरली अगर इसके लिए मैं F फाइनल फाइंड करूँगा तो आएगा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट. समझ में आ रहा है? तो अब ये माइनस इंड्यूस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा फील्ड. तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा फोर्स का? अब ये स्केलर फॉर्म में है तो डायरेक्टली प्लस माइनस चार्ज का लिखने की जरूरत नहीं है. आवड़ी गया है उर्मी को समझ, उर्मी खाली हसियात करे. ये जीरो कैसे होगा सबको समझ में आया? प्लस ना लीजिए आना पर जो फील्ड ऐसे माइनस है ना काफी नेक्स्ट, तो ये जीरो हो जाएगा. तो बचा क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू नॉट will be q naught by 2a epsilon naught. तो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई भी है फिर भी फोर्स विल रिमेन सेम. लॉजिकली आ खबर पाड़वी जरूरी थी आपने कि फोर्स विल रिमेन सेम, फोर्स विल नॉट डिक्रीज. ये तो बेसिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी એટલે ના થઈ. આપણે અંદર સેમી કંડક્ટર ભર્યું છે એટલે કંડક્ટર ભર્યા તો પાછું ઝીરો થઈ જતો. સો અહીંયા લખી દો કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ
या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल, सेम कैसेट, सब कुछ फिर से डिराइव करना है। अभी आखी सीक्वेंस पाची करो बधुं ज सेम कैसेट, कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है तो वोल्टेज चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, यहाँ पे जीरो होगा, तो ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तो V इक्वल टू कांस्टेंट। सेम सब कुछ जो हमने पहले लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में वही लिखना है कि द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एट अ वेरी स्लो स्पीड, उसको स्लो करने के लिए वी हैव अप्लाइड अनदर एक्सटर्नल फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम सिचुएशन, वोल्टेज इज कांस्टेंट। अब सेकंड कमेंट अबाउट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? है ना, બધું બધું આ બધું પાછું આવશે। હે કોને કોલ કરો તમે? પછી કરજે 11 વાગે। ત્યાં से કેમિસ્ટ્રીમાં તારી કેમિસ્ટ્રી કરી લેજે। જવા દો, ચાલશે ને? અને लॉजिकली हमें लिखना है खाली कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट चार्ज। જેટલા બી 3 પેજ 4 પેજ જે ભરાશે ને એમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે ને આવશે। કોઈ બી પ્રીવિયસ યરનું કાઢીને જોજો તો એમાં ક્વેશ્ચન મળશે જ, ડાયરેક્ટ સોલ્વ થઈ જશે। આટલું જ કરવાનું છે। શું આવ્યું? કેપેસિટન્સ। कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा? तो इनिशियल कैपेसिटेंस विल बी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, फाइनल कैपेसिटेंस विल बी ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो सिंपल कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ के सी। सिंपल। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, एना पछी कई फिजिकल क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट। दोनों चीज कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। आ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से याद रखो कि एट द कांस्टेंट चार्ज फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड एट कांस्टेंट वोल्टेज फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। आमा डायरेक्ट करी सको फॉर्मूला लगाया वगैरह because V is constant and D is also constant, the final answer will be constant. So electric field will be constant. Now comment about energy. ना एनर्जी में चेंज आवशे। देखो सेम केस होगा कि जैसे बैटरी में से एनर्जी निकलती है QV, बराबर ना? बैटरी का एनर्जी QV, हाँ ना, फाइनल एनर्जी जो हमें मिली उसमें चेंज आएगा। तो सिमिलरली इसमें भी किसने एनर्जी खाई? तो एक्सटर्नल एजेंट ने। तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितनी एनर्जी खाई? सेम क्वेश्चन इसके लिए बनेगा, उसका भी एक फॉर्मूला है कि बैटरी में से निकली QV लेकिन यहाँ तक QV पहुंची नहीं, तो वो कहाँ गई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, वो फाइंड करो। जो बताओ, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। बैटरी में से कितना चार्ज निकला? तो Q इक्वल टू CV।
तो सबसे पहले CV जितना चार्ज निकला होगा इनिशियल कंडीशन में, फाइनल कंडीशन में Q इज इक्वल टू CV, तो इनिशियल चार्ज विल बी CV, फाइनल चार्ज विल बी KCV। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली इधर में अगर बैटरी में से कितना चार्ज निकला तो फाइनल माइनस इनिशियल KCV माइनस CV, तो CV कॉमन થઈ જશે ને K -1 બચશે, તો આટલો ચાર્જ બેટરીમાંથી ફ્લો થયો છે। મૂકી દેલા ફોન મૂકી દે। वर्क डन बाय बैटरी फाइंड करो तो क्या आएगा? QV, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। चार्ज फ्लो हुआ है CV K -1 इंटू V, तो CV स्क्वायर K -1। तो શું થયું? એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય? હે मतलब એનર્જી હોય કેટલી? હાફ CV સ્ક્વેર, એની જગ્યાએ આવી કેટલી? हाँ तो वर्क डन बाय बैटरी। सिमिलरली याद करो, इसके पहले हमने क्या किया था? Q² बाई 2C is the total energy which was obtained by final minus initial, मतलब Q² बाई 2 KC माइनस Q² बाई 2C। तो जो आंसर आता था वो एनर्जी का डिफरेंस, दैट शुड बी इक्वल टू द वर्क डन। तो अब वर्क डन हमारे पास आ चुका है, नाउ वी हैव टू फाइंड एनर्जी का डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पाचन को कंपेयर करेंगे जो तो खबर पड़ता शू कर रहा हूँ। કઈ ખબર નહીં પડી, કન્ફ્યુઝ થઈ ગયું। हाँ, बैटरी में जो एनर्जी पहुंची बैटरी में से निकलीने यहाँ गई, ये चार्ज जो इंड्यूस हुआ वो बैटरी की वजह से हुआ। याद करो सबसे पहले केस में हम क्या करते थे? बैटरी में से एनर्जी आई CV स्क्वायर। कहाँ से आई CV स्क्वायर? तो कि भाई बैटरी की एनर्जी इज गिवन बाई Q इंटू V, वेर Q इज गिवन बाई CV इंटू V, तो आंसर आया CV स्क्वायर। फिर अंदर एनर्जी चेक करी तो आई थी हाफ CV स्क्वायर, तो पता चला कि हाफ CV स्क्वायर वॉज यूटिलाइज बाय द रेजिस्टेंस इटसेल्फ। तो इसमें भी क्या आएगा कि हमारे पास बैटरी में से निकलने वाली एनर्जी हमने पहले फाइंड कर ली कि बैटरी ने कितनी यहाँ तक भेजी। अब बैटरी ने तो यहाँ तक भेजी इतनी एनर्जी, तो अब एनर्जी इनिशियल और फाइनल फाइंड करो, दोनों को सबट्रैक्ट करो तो कोई नंबर आएगा। लास्ट टाइम जे करो यूज करो सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी नो डिफरेंस करो ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बताई दो एनर्जी जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी इज नॉर्मल हाफ CV स्क्वायर, बट फाइनल एनर्जी में कैपेसिटेंस चेंज हो गया बाय द फैक्टर ऑफ KC, तो हाफ KCV स्क्वायर। अब इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो कुछ आंसर आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। बनना ही था
બધું ભૂલી જા. જ્યારે આપણે કોઈ कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में से एनर्जी निकलती है CV², इसके अंदर मिलती है हाफ CV². तो पता चला कि हीट में चली गई हाफ CV². वो कैसे पता चला? तो इसमें से जो मिला वो टोटल में से माइनस किया, तब पता चला कि कुछ चला गया इसमें. तो पहले क्या किया कि बैटरी ने कितनी एनर्जी निकाली, बैटरी ने कितनी एनर्जी भेजी है, सबसे पहले वो फाइंड करो कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया है. तो बैटरी ने वर्क डन किया तो Q इंटू वी, तो उसके लिए Q चाहिए. तो Q तो हमको पता है CV इंटू K-1. कैसे? तो यहाँ से निकाला कि चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो किया, यहाँ से कितना चार्ज लाके यहाँ भेजा, तो इतना भेजा. फाइनल कंडीशन में KCV चार्ज है, इनिशियल में CV चार्ज है, दोनों को माइनस किया तो इतना चार्ज बैटरी ने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया है. तो बैटरी ने कितनी एनर्जी लगाई, तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया, दैट इज Q इंटू वी. तो ये बैटरी की टोटल, जैसे यहाँ पे मिलती थी CV². अब मैंने क्या किया, आई हैव टू फाइंड इनसाइड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. वो ऐसे फाइंड करी हाफ CV², हाफ KCV². सो देयर इज अ डिफरेंस कि फाइनल कंडीशन में बढ़ गई है, यहाँ पे कम है, तो इसका डिफरेंस लाओ. तो एनर्जी इंक्रीज થઈ જેવું ખબર પડે સૌથી પહેલી વસ્તુ तो एनर्जी इज इंक्रीज, वो किस फैक्टर से इंक्रीज हुई है वो फाइंड करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा. फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आएगा, हाफ CV² कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा K-1. तो इतनी एनर्जी इंक्रीज हुई, लेकिन हमारे पास तो बैटरी ने इतनी भेजी थी, तो बाकी की हाफ किसने दी होगी, एक्सटर्नल फोर्स ने. और बड़ी ત્યાં डिक्रीज થતી હતી, एक्सटर्नल फोर्स લઈ લેતો હતો વર્ક ડન. અહીંયા एक्सटर्नल फोर्स हेल्प करे છે એનર્જીને ઇન્ક્રીઝ કરવામાં. તો વર્ક ડન બાય एक्सटर्नल एजेंट, એનું ફોર્મ્યુલા શું થશે આનું આજ, કારણ કે આ બે ટુકડા ભેગા થઈને આ બન્યા હશે. તો 7th ફોર્મ્યુલા વિલ બી વર્ક ડન બાય एक्सटर्नल एजेंट. सेम फॉर्मूला, हाफ CV² K-1. डायरेक्ट समझ ना पड़े तो आ एनालॉजी याद रखवानी, बाजू में ड्रॉ करवो तो कर लो. ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर CV² was the energy supplied by the battery, but inside the capacitor we have obtained half CV². तो बाकी का हाफ कहाँ गया था, हीट में. तो सिमिलरली बैटरी ने इतना भेजा, मिला इतना, तो बाकी का हाफ किसने दिया होगा, एक्सटर्नल एजेंट ने. लॉजिकली लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा कांस्टेंट चार्ज में, उसमें फोर्स कांस्टेंट क्यों आया वो समझो. जब बैटरी नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, फाइनल कंडीशन ये डाइलेक्ट्रिक डाला क्यों, ताकि वो दोनों प्लेट को सपोर्ट करे. तो इसने यहाँ फोर्स लगाया, इसने यहाँ लगाया, वो फिक्स सपोर्ट है, फोर्स तो उतना ही रहेगा ना, कोई ऑप्शन थोड़ी है, वो खाली उसको रोक रहा है मिलने के लिए. तो लॉजिकली वो भी क्लियर है कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, इसलिए फोर्स कांस्टेंट था इन द प्रीवियस केस. अब इसके लिए कमेंट करना है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स. तो इनिशियल फोर्स, फाइनल फोर्स. क्या आया, इनिशियल फोर्स. क्यू की जगह CV लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, C² V² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. दैट इज योर इनिशियल फोर्स बाय वन प्लेट ऑन द अनदर प्लेट. अब बाजू में ड्रॉ कर दो એટલે कोई कंफ्यूजन ना रहे.
फाइनल फोर्स अगेन क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब खाली चेंज क्या हुआ है, के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाओ बराबर से। तो फोर्स विल बी इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ के स्क्वायर। तो लॉजिकली आपको सिर्फ यह याद रखना है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक ऐसा कुछ होगा। फॉर्मूला लखीन करो तो सेम फॉर्मूला बन से लास्ट टाइम जो बन्यू थे, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 3 ऑफ द केसेस, फिर इन दोनों का आपस से 0 हो जाएगा, इसकी फील्ड बचेगी। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, किस फैक्टर से इंक्रीज हुआ किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ। हमको अगर पता है कि पहले कैपेसिटेंस इतना है बाद में इतना है, तो पूछ लेंगे कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक डाला, कौन से मटेरियल का डाला। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या दे रहा है। तो इसके लिए घर जाके वो सिर्फ टाइप्स वाली नोट्स बना लेना। कोई भी पेपर पकड़ेंगे जो कैपेसिटेंस में अपना मॉड्यूल में 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन ज़्यादा है। इसके बाद 2 लेक्चर का कंटेंट बाकी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो दिवाली में आप देख लेना। 31 से वी विल ट्राई टू स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स। उसमें अपने को थोड़े ज़्यादा लेक्चर चाहिए होंगे, 18 लेक्चर का काम है पूरा। हाँ, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ के स्क्वायर। बस तो एडवांस में हैप्पी दिवाली। મળીએ આપણે 31 તારીખ।